जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 12th चैप्टर 1 संबंध एवं फलन रिलेशंस एंड फंक्शंस। इट्स चैप्टर 1। ओके, तो बच्चों फंक्शंस तो बाद में, सबसे पहले रिलेशंस, संबंध। ठीक, अब देखो रिलेशन जो वर्ड है, उस रिलेशन को बनाने के लिए कम से कम दो एलिमेंट तो चाहिए। रिलेशन किस किस के बीच में होगा, है ना। अगर मैं दो सेट्स ले लूं ए और बी, तो रिलेशन इन दोनों के बीच में होगा, यानी इसके कुछ एलिमेंट्स और इसके कुछ एलिमेंट्स। और ए का ए के साथ भी हो सकता है, क्यों, अपनी फैमिली में रिलेटिव नहीं होते हैं क्या। तो ए का ए के साथ भी रिलेशन हो सकता है, ए का किसी और सेट के साथ भी रिलेशन हो सकता है। तो रिलेशन जो है वो नई चीज़ नहीं है, 11th में हमने पढ़ा है, तो कुछ तो बच्चों हम रिवीजन करेंगे। उसके बाद जब 12th के लेवल का आएगा तब आपको बताएंगे 12th का है। तो सेट ए और सेट बी में कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो वो एलिमेंट्स आप ए बी सी 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो। मुझे लगता है सबसे इजी रहेगा अगर मैं एक सेट में 1 2 3 ले लूँ और एक सेट में 4 5 6 ले लूँ। मुझे लगता है ये बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले तो बच्चों मुझे बताओ, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट याद है कि नहीं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो सभी सेट्स बनेंगे जिसका फर्स्ट एलिमेंट ए सेट से लिया जाए और सेकंड एलिमेंट बी सेट से लिया जाए, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स। यानी कि अगर मैं लिख लूँ एक्स वाई such that x will belong to A and y will belong to B, तो इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ज़रा मुझे बताया जाए कितने कौन कौन से बन जाएंगे। 1 4, फिर 1 5 1 6, देन 2 4 2 5 2 6, देन 3 4 3 5 3 6। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे, 3/3, कितने 9। ओके, अब ये तो मैंने क्या सोचकर बनाया कि यहाँ का हर एलिमेंट यहाँ के हर एलिमेंट से अटैच्ड होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। तो ये सारे आउटकम्स हैं। अब मैं अगर कोई कंडीशन लगा दूं, है ना, जैसे मैंने कंडीशन आपको ये लगा दी कि एक रिलेशन बताइए, किसमें, इसमें ए क्रॉस बी में। वो रिलेशन ऐसा हो एक्स वाई सच दैट एक्स इज सॉरी वाई ले लेते, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो अब बताइए आपके रिलेशन में कौन कौन आएगा। y शुड बी इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो इसमें आ जाएगा x प्लस 1 यानी कि 3 4 3 4 आ जाएगा, बस एक ही आ पाएगा जिसमें कि y x प्लस 1 करने से आता हो, तो 3 प्लस 1 करने से y आता है। अगर मैं इसको x प्लस 2 कर दूं तो कौन कौन आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा, और 3 5 दो आ जाएंगे। तो ऐसे कोई भी रिलेशन हो सकता है। कितने रिलेशन हो सकते हैं उसकी भी एक लिमिट है, इनफाइनाइट नहीं हो सकते हैं। कितने रिलेशंस हो सकते हैं, जितने इसके पॉसिबल सबसेट्स हैं, यानी कि उपसमुच्चय होंगे, जितने इसके उपसमुच्चय बन सकते हैं। अब उपसमुच्चय बनने का भी तरीका आपको याद होगा, कैसे कितने बन सकते हैं, 2 टू द पावर m इंटू n, यानी कि 3 इंटू 3, तो 2 टू द पावर 9। इतने रिलेशंस बन सकते हैं, डिफरेंट रिलेशंस। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि जो रिलेशन होता है ना, रिलेशन का जो सेट होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। सबसेट यानी कि उपसमुच्चय होता है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड्स दोनों लैंग्वेज लूँगी धीरे धीरे। तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, तो ये सबसेट होता है, नहीं उपसमुच्चय होता है। रिलेशन इक्वल भी हो सकता है, नहीं कोई ऐसे मैं बोल दूं कि कोई ऐसा रिलेशन बता दूं कि x प्लस वाई, मान लो रिलेशन बता दूं मैं, x प्लस वाई शुड बी लेस देन 10, तो सब आ जाएंगे। देखो मैक्सिमम क्या है, 3 प्लस 6, और वो कितना है 9, तो लेस देन 10 में सब आ जाएंगे, है ना। तो ये यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल को बेटा कहते हैं सार्वत्रिक। ठीक है, यूनिवर्सल। और अगर मैं कह दूं कि x प्लस वाई ग्रेटर देन 10, उल्टा कर दूं तो अब एक भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि किसी भी पेयर का सम 10 से ज़्यादा नहीं है, तो ये कहलाता है एम्प्टी।
यानी रिक्त, इसमें कुछ भी नहीं आ पाएगा। सार्वत्रिक को रिप्रेजेंट करते हैं यू से, और ये तो आपको पता है फाई। तो ये जो दो होते हैं ना, इनको बच्चों हम कहते हैं तुच्छ संबंध। थोड़ा कलरफुल इसलिए कर दिया कि आपको अच्छा लगे और याद रहे। तुच्छ संबंध यानी कि ट्राइवल रिलेशंस। ओके, ये क्या होते हैं? दो होते हैं। एक होता है एम्प्टी रिलेशंस यानी रिक्त संबंध, और दूसरा होता है यूनिवर्सल रिलेशन यानी कि सार्वत्रिक, एक ही कर दो, रिलेशन कर दो, और यूनिवर्सल रिलेशन यानी कि सार्वत्रिक संबंध। ठीक, तो इन्हें आप याद रखिएगा, इनकी हिंदी ट्रांसलेशन भी आप याद कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद अब हम आपको बताते हैं कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ये तीन चीज़ें आपको दोबारा डिस्कस करते हैं। कुछ नया तो नहीं है, पुराना ही है। मैंने कहा ना अभी रिवीजन चल रहा है, एक चीज़ से समझ लो। अब ये डोमेन के लिए एक सेट मैंने तैयार किया है। इसमें है 1 2 3 4 ले लिए, चलिए यहाँ मैंने ले लिए 3 4 5 6 7। ओके, और एक रिलेशन बता रहे हैं हम A to B। रिलेशन है, रिलेशन सच दैट A to B, और रिलेशन में कौन कौन आ रहा है, एक जनरल बात कर रही हूँ। रिलेशन में आ रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ऐसे ले लिया। ठीक, तो बताते हैं कौन कौन सा आता है आर में, कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 में एक तो 1 6 आएगा, 2 5 आएगा, देन 3 4 आएगा, एंड 4 3 ऑल्सो, इतने आ जाएंगे। और कुछ नहीं आ पाएगा। तो इसमें बच्चों जो आपने फर्स्ट एलिमेंट लिया वो आपका बन जाएगा डोमेन। ये सेट ए है, ये पूरा का पूरा सेट डोमेन नहीं है। इसमें से रिलेशन में कौन कौन यूज हुआ, दैट इज डोमेन। यानी कि 1 2 3 4 चारों ही हो गए, चांस की बात है। अगर इसमें 5 भी होता वो नहीं हो पाता है ना, तो वो बेशक होता, लेकिन हमारे डोमेन में 1 2 3 4 ही आएंगे। यानी कि जो रिलेशन बनाने में फर्स्ट एलिमेंट यूज हुआ। ओके, इसके बाद आ जाते हैं रेंज। रेंज मतलब ये जिस जिस जो हमको आउटपुट मिले, तो रेंज होती है 6 5 4 3, 6 5 4 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो क्या हुआ, ये हो गई आपकी रेंज। तो भाई कोडोमेन क्या है? कोडोमेन इसको कहते हैं जो हमको सेकंड सेट दिया जाता है, उसमें से जो एलिमेंट्स यूज हुए वो तो रेंज, लेकिन सारे एलिमेंट्स मिलाकर जो ओरिजिनली हमको सेकंड सेट दिया हुआ होता है ना, उसको बेटा हम कोडोमेन यानी कि सह प्रांत, डोमेन यानी प्रांत, ये सह प्रांत, और रेंज यानी परिसर, इसको परास भी कह सकते हैं। ये इसके हिंदी वर्जन्स है। हिंदी के बच्चे कहते हैं कि हमको सिर्फ उनके मीनिंग एक बार बता दो, क्या क्या बोलते हैं हम कर लेंगे। ओके गुड, अच्छी बात है। तो ये डोमेन होता है, हाँ, जो हमको एलिमेंट्स यूज हुए। देखो बार बार बोलने का ना मैथ्स टीचर की आदत हो जाती है, उनको लगता है एक बार में पता नहीं समझ में आया कि नहीं। रेंज यानी जो एलिमेंट्स इससे रिलेट हुए, डोमेन से जो रिलेट हुए, ठीक है। और कोडोमेन वो होता है जो कंप्लीट सेकंड सेट होता है, फर्स्ट सेट का कोई ऐसा सच नाम नहीं है। इतना क्लियर हो गया। एक आखिरी चीज, उसके बाद कुछ नया सीखते हैं। सेट ए के एलिमेंट्स का सेट ए के एलिमेंट्स से ही रिलेशन, 1 2 3, हाँ, तो 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, ऐसे करली ब्रैकेट में है ना। फिर 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, फिर 3 का 1 से, 3 का 2 से, और 3 का 3 से। तो ये बन गया रिलेशन इन ए। ठीक है, इन ए यानी ए का ए में ही रिलेशन, जो कि अभी बहुत काम आपको आने वाला है। अब बच्चों हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस यानी कि संबंधों के प्रकार, इन्हें आप याद कर लें। तत्समक यानी आइडेंटिटी रिलेशन, स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सममित यानी कि सिमेट्रिक, संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव, और तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये इनके जो ट्रांसलेशंस हैं याद कर लो बच्चों। मैं ज़्यादातर इंग्लिश के वर्ड्स बोलूँगी, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ आइडेंटिटी रिलेशन। बहुत ध्यान से देखना।
आइडेंटिटी यानी कि तत्समक संबंध। ठीक, हमने जो सेट लिया है ना 1 2 3, वो मुझे लगता है इजीएस्ट, तो मैं वही ले रही हूँ। ठीक, 1 2 3 1 2 3 दोनों ए है। ए टू ए में मैं बता रही हूँ आपको आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये क्या होता है बेटा, देखो आइडेंटिटी रिलेशन यूनिक होता है। कहने का अर्थ है केवल एक, एक और केवल एक। सोचो कि दो तीन ना, एक ही होता है। उसमें क्या होता है, हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ और 3 का रिलेशन 3 के साथ, बस इसके अलावा एक भी एलिमेंट नहीं। तो आइडेंटिटी रिलेशन यानी कि तत्समक संबंध हमेशा यूनिक होता है। यूनिक को क्या कहते हैं, एक एक कहेंगे शायद, है ना, एक और केवल एक। ठीक, तो ये हो गया आइडेंटिटी रिलेशन, क्लियर हुआ। इसी से मिलता जुलता और इससे थोड़ा सा आगे वो है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य। अब इसमें क्या होता है, देखो रिफ्लेक्सिव मतलब हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड तो होना ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर उसकी मर्जी है तो वो किसी और से भी रिलेशन ले ले, हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन खुद का खुद से रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन? It is that identity relation is always reflexive, but reflexive is not always identity, है ना। ये जो तत्समक है ये हमेशा स्वतुल्य होगा, लेकिन स्वतुल्य हमेशा ये तत्समक नहीं हो सकता। ठीक, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी होते हैं ना, इसमें एक्स्ट्रा अलाउड ही नहीं है। चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं बेटा। ये मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर लिख रखे हैं। ज़रा मुझे बताइए, ये जो R1 सेट मैंने बनाया, R1 ये कैसा है? ये आइडेंटिटी है। देखो इसने 3 शर्त तो पूरी की, तीनों का है, बट ये 1 3 तो अननेसेसरी है ना, आइडेंटिटी नहीं है। सेट मैंने कौन सा लिया है, यही 1 2 3, ईजी है। और रिफ्लेक्सिव है, यस 3 तो है, साथ में एक और चलेगा। ये कैसा है, ये है आइडेंटिटी भी और रिफ्लेक्सिव भी। ओके, ये कैसा है, इसमें 2 नहीं है, तो 1 का 1 के साथ भी हो, 3 के साथ भी हो, साथ में 2 के साथ भी हो, तभी ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना तो आइडेंटिटी है, दोनों ही नहीं है। R4 पर आ जाओ, ये तो रिलेशन ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ब्रैकेट ही नहीं लगा है। जब तक ब्रैकेट नहीं लगेगा ये आंखों का धोखा है। ओके, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आइए 1 1 2 2 3 3 2 3, तो आइडेंटिटी तो नहीं है लेकिन रिफ्लेक्सिव है। यहाँ पर 1 1 3 3 2 1 2 कुछ भी नहीं है। पहली शर्त ही पूरी नहीं हो रही है ना, तीनों का होना चाहिए डबलेट। 1 1 2 2 3 3 1 2 आगे पीछे लिखे हैं, बट ये आइडेंटिटी तो नहीं है लेकिन रिफ्लेक्सिव है। ओके, यूनिवर्सल रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होता लेकिन रिफ्लेक्सिव होता है। फाई के बारे में तो हम चर्चा ही नहीं करेंगे, एलिमेंट्स ही नहीं है बाबा, क्या करें। ओके, समझ में आया। यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन यूनिक होता है। आप देखो सिर्फ एक ही राइट लगा, एक ही होता है बस, यहाँ हो सकते हैं कई सारे। ठीक है, अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन से परिचित करा दूं। ये देखिए, रिफ्लेक्सिव, if A belongs to R, for every A belongs to A, A R में होना चाहिए प्रत्येक, देखो ये एवरी वर्ड का ध्यान दो, हर ए के लिए। एक भी ए छूट गया ना, 1 2 3 में से 2 आ गए, एक नहीं आया तो बेकार। ओके, अब बच्चों हम आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सममित। सममित। तो इफ A1 A2, देखो इफ बड़ा काम का शब्द है, इफ A1 A2 बिलोंग्स टू R implies that A2 A1 belong to R, for all A1 A2 belongs to A। फॉर ऑल तो है, लेकिन इफ, अगर अगर अगर
अगर A1 A2 R में है तो A2 A1 का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर हम उसको जो है सिमेट्रिक यानी कि सममित रिलेशन का दर्जा नहीं देंगे। ठीक, कुछ एग्जांपल्स ऐसी प्रैक्टिस के लिए लेते हैं। सेट है हमारा 1 2 3 ही है, बढ़ा लूँ, चलिए ऐसे रहने देते हैं। अब अगर आपके सेट में 1 2 आपने ले लिया रिलेशन में, मतलब आ गया, रिलेशन आपको दिया है उसमें आ गया, तो 2 1 का आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 1 2 2 1 ओके होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम इसको हम सिमेट्रिक रिलेशन कह देंगे। ठीक है, अब अगर इसमें 1 3 है ही नहीं, 2 3 है ही नहीं, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। अगर गलती से 1 2 है या 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, कुछ भी अगर है तो उसका कन्वर्स होना चाहिए। अब अगर ऐसा है 2 2 तो भी ये सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि 2 2 का उल्टा भी 2 2। ठीक है, इसलिए अगर 2 2 1 1 3 3 है तो वो भी सिमेट्रिक है, लेकिन उनके अलावा अगर 1 2 1 3 आया तो उसका कन्वर्स होना बहुत ज़रूरी है। इसको हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। अब चलिए यहाँ पर आइए, प्रैक्टिस है ये। 1 2 2 1 है, करेक्ट। 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2, दैट मीन्स इट इज सिमेट्रिक। ओके, क्योंकि 1 2 का 2 1 है। इसके बाद आइए सेकंड पर, 1 1 करेक्ट, 2 2 करेक्ट, 3 3 करेक्ट, बट 1 3 का 3 1 इसमें नहीं है। नाउ 1 1 2 2 3 3 इसको तो बोल दो सिमेट्रिक, कोई इशू नहीं है। 1 2 का 2 1 है, करेक्ट। 1 3 का 3 1 नहीं है। बच्चों सुनो, आपको कोर्स में सिलेबस में कोई बहुत लंबे चौड़े सेट तो दिए नहीं जाएंगे, होंगे ज़्यादा ज़्यादा 4 एलिमेंट 5 एलिमेंट, इससे ज़्यादा तो होंगे नहीं। आपको प्रत्येक एलिमेंट के लिए चेक करना है, आप छोड़ नहीं सकते कि 4 का तो हो गया 5वें का भी होगा, ना ना, सारे चेक करने हैं। तो इसने करा दिया ना, गूगली नहीं है। 1 1 2 2 करेक्ट, होने दो। 2 2 3 3 चलेगा, 1 1 चलेगा। 1 3 का 3 1 नहीं है, बात खत्म, अगले को चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अब ये जो है ना एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी सेट जो है, इसको हम क्वेश्चन मार्क में छोड़ देंगे, क्योंकि इफ लगा है ना, अगर है, अब है ही नहीं तो क्या उसका उल्टा ले, तो ज़रूरत के मुताबिक इसको देखेंगे, वैसे इसको सिमेट्रिक कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्सिव और वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन सिमेट्रिक कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि जब 1 2 है ही नहीं तो हम 2 1 कहाँ से देखें। ये तो होगा ही होगा, पक्के तौर पे होगा। ठीक, चलिए इतना हो गया। इसके बाद हमारे थर्ड रिलेशन है ट्रांजिटिव, इसको कहते हैं संक्रामक रिलेशन, संक्रामक संबंध। ठीक, इनको बच्चे याद रखना। ठीक है, संक्रामक, ट्रांजिटिव बहुत इंटरेस्टिंग है, पता नहीं क्यों कुछ बच्चे घबराते हैं इससे, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। इसमें क्या है, अगर ए का रिलेशन बी से है, ए बी से समझा रही हूँ, और बी का रिलेशन सी से है, तो फिर बहुत ज़रूरी है कि ए का रिलेशन भी सी से हो। ए का बी से है, बी का सी से है, तो फिर ए और सी का रिलेशन होना ज़रूरी है। अगर केवल ए बी हो तो भी ये ट्रांजिटिव। चेक कहाँ से करें, दूसरा है ही नहीं, ए बी करके छोड़ दिया तो भी हम इसको ट्रांजिटिव ही लेकर आगे चलेंगे। ठीक है, तो देखो इफ को ध्यान दो, A1 A2 अगर आर में है और A2 A3 भी आर में है, तब बहुत ज़रूरी है कि A1 A3 भी आर में होना चाहिए। फॉर ऑल A1 A2 A3 बिलोंग टू आर। ओके, तो ये पॉइंट टू बी नोटेड मे लॉर्ड, अगर ए बी है तो ट्रांजिटिव है, उसके लिए चेकिंग के लिए जगह ही नहीं है। लेकिन अगर ए बी के साथ बी सी है तो डेफिनेटली ए सी शुड बी देयर, ए सी को होना ही होना। ओके, अभी हम इसकी प्रैक्टिस कराते हैं। हाँ बेटा, चलो अभी आगे इसी की प्रैक्टिस पहले कर ली जाए। ये मैंने बनाया है बच्चों, ये तीनों के लिए ही है, चेक करते हैं। ठीक है, तीनों के लिए 1 2 2 3 2 1 3 2 2 2, रिफ्लेक्सिव तो गया, अपने के साथ तो है ही नहीं। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं, 1 2 का 2 1 है, 2 3 का 3 2 है, 2 2 है, तो सिमेट्रिक तो है बेटा। ठीक, अब आ जाओ किस पर, ट्रांजिटिव।
1 2 2 3 तो 1 3 है, नहीं है, गेम ओवर। ठीक, नाउ 2 2 तो ठीक है, 2 1 का 1 2 है क्या? नहीं, ट्रांजिटिव तो सिमेट्रिक तो नहीं है, पहले सिमेट्रिक चेक हो गया गलती से। देखो 2 1 का 1 2 नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है और रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं। ट्रांजिटिव पर आए, देखो 2 2 2 1 2 1 है, लेकिन 1 2 तो है ही नहीं, या 1 3 तो है ही नहीं, तो इसको हम चेक ही नहीं कर पाएंगे ना। जब हम चेक ही नहीं कर पाएंगे तो हम इसको ग्रीन सिग्नल दे देंगे, जा तू जी ले अपनी जिंदगी, क्योंकि टी 2 1 है, 1 2 या 1 3 या 1 4 तो नहीं है, कहाँ से चेक करें? सेट तो 1 2 3 है, तो 1 4 का तो सवाल ही नहीं। इसके बाद थर्ड पर आइए, 1 1 2 2 3 3 नहीं है तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता। अब 1 2 है, 2 1 है, करेक्ट। देन 1 3 है, 3 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम आते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को बताइए, 1 2 2 1 तो 1 1 होना चाहिए था। ओके, 1 2 2 1 तो 1 1 होना चाहिए था, तो ये भी नहीं है। नाउ नेक्स्ट, 1 1 2 2 है लेकिन 3 3 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। 1 1 2 2 की तो इशू नहीं है, 1 3 3 1 तो 1 1 है, करेक्ट। ठीक है, 1 3 3 1 से 1 1 है, इट्स करेक्ट। बट क्वेश्चन अराइजेज, लिसन, मैं इसको दोबारा लिख रही हूँ पार्ट 4 को। R इक्वल्स, सॉरी पहले सिमेट्री चेक कर लेते हैं, फिर ट्रांजिटिविटी। 1 3 3 1 तो सिमेट्रिक तो है, छोड़ो, ट्रांजिटिविटी पर आते हैं। देखो, बहुत बारीक बात बता रही हूँ बेटा, ध्यान से देखना। 1 1 2 2 1 3 3 1। ओके, अभी देखो, ट्रांजिटिव टेस्ट पास, 1 1 कर गया, 2 2 भी कर गया, 1 3 3 1 से होगा 1 1, वो भी है। आप इसको ग्रीन सिग्नल देने से पहले एक चीज देखो, अगर उल्टा लिखे होते ये दोनों, क्या होता? देखो, 1 1 2 2, इसको पहले लिख दो 3 1, और इसको ऐसे लिख लो 1 3 3 1 1 3। कोई इशू है आगे पीछे लिखने में? तो कोई इशू नहीं है, लिख सकते हैं ना। तो अब ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो ए बी बी सी, तो ए सी होना चाहिए। ए सी क्या है बच्चों? 3 3। इज 3 3 हियर? नो। ओके, समझे आप? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। आपको लग रहा था कि ट्रांजिटिव है, बट अगर हम इसको रिवर्स कर दे, इसको ए बी की जगह इसको ए बी ऐसे कर ले, इसको इधर ले ले, ए बी बी सी, तो 3 3 भी होना चाहिए था। गॉट इट? बहुत बारीक टेस्ट था ये, तो ये फेल हो गया। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव का तो सवाल ही नहीं। 1 2 का 2 1 नहीं है, ये भी गया। और ट्रांजिटिव 1 2, अच्छा हम यहाँ से ले, देखो उल्टा लेते हैं इसको, 1 3 पहले लिख लेते हैं, ठीक है, तो भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, गया, ये भी गया। नाउ नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, और 1 2 2 1 है ही नहीं, ये भी गया। नाउ 1 2 2 3, तो 1 3 है क्या? है, करेक्ट है। नाउ 2 3 3 1, समझो 2 3 3 1, तो क्या होना चाहिए? 2 1, समझे कि नहीं? 2 3 3 1, तो 2 1 है क्या? नहीं है, ये भी फेल। नाउ 1 1 2 2 3 3, बड़ी देर बाद एक रिफ्लेक्सिव आया। साथ में कुछ भी होता रहे। नाउ 1 2 का 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अब आ जाओ ट्रांजिटिव, 1 2 2 3 1 3, 1 3 है क्या? नहीं है। बच्चों सुनो, पहले ही स्टेप में अगर वो फेल हो रहा है, नहीं आ पा रहा है, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ओके, एज इट इज उसको क्रॉस लगा दो तुरंत। यूनिवर्सल सेट रिफ्लेक्सिव होता है, यूनिवर्सल सेट सिमेट्रिक होता है, यूनिवर्सल सेट ट्रांजिटिव भी होता है, तीनों होता है। फाई फाई रिफ्लेक्सिव होता है, फाई रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, फाई सिमेट्रिक कंसिडर्ड है, और फाई ट्रांजिटिव के लिए क्या किया जाए? 1 2 2 3, तो इसको भी कंसिडर कर लेंगे अगर हमको ज़रूरत हुई तो, अदरवाइज इसको डैश ऐसे आपको इस दुविधा में वो डालेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है ना इफ, अगर है ही नहीं, उसमें कुछ एलिमेंट है ही नहीं, तो हम टेस्टिंग किसकी करें फिर?
उसको दे दी जाएगी क्लीन चिट, केवल रिफ्लेक्सिव में नहीं दी जाएगी, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में होना जरूरी है। इसमें तो इफ लगा दिया है। On second thought, बच्चों, I found that this relation will be considered as transitive because बेटा ये transitive होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि 1 2 और 2 से शुरू होने वाला तो कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। 1 3 3 से शुरू होने वाला कोई भी नहीं है। गॉट इट। तो इसलिए जब उसका जोड़ीदार है ही नहीं, जिसके कंटिन्यूएशन में हमको थर्ड चाहिए, तो फिर ये कैसा रहेगा? इसको हम ग्रीन सिग्नल देंगे, इसको हम ट्रांजिटिव कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसमें क्या लिखा रहता है डेफिनेशन में? इफ अगर दो सेट्स हैं ए बी और बी सी, सेट्स नहीं ऑर्डर पेयर, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ए बी बी सी, तब ए सी का होना जरूरी है। ए बी है बी सी है ही नहीं, तो ए सी की टेस्टिंग ही कैसे होगी? ठीक है, तो ये होगा आपका ट्रांजिटिव, इसको हम ट्रांजिटिव कंसिडर करेंगे। ओके, तो ये भी हमारा काम पूरा हुआ। इसके बाद अगली चीज बच्चों ये है कि कोई रिलेशन ऐसा हो जिसमें ये तीनों शर्तें पूरी हो रही हों, ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध कहते हैं। तुल्यता संबंध किसको कहते हैं? जिसमें ये तीनों हो, ये तीनों, ठीक। आइडेंटिटी नहीं, वो तो मैंने आपको वैसे ही समझा दिया था। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। अब जो आपके सवाल आएंगे ना, वो सब इक्विवेलेंस रिलेशन पर आएंगे, ठीक। लेकिन उसके पहले बच्चों बस एक चीज, लास्ट चीज और मैं बता दूं, देन वी कैन स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। देन इट्स ये जो नेक्स्ट चीज है वो ये है एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये मैं बता रही हूँ आपको इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में, यानी कि तुल्यता वर्ग। ये क्या वाला है? An equivalence relation R in a set A. R divides A into mutually disjoint subsets AI called partitions or subdivisions of A, satisfying all elements of AI are related to each other for all I. No element of AI is related to any element of AJ. I is not equal to J. AI union AJ is A and AI intersection AJ is phi. I is not equal to J. The subsets AI are called equivalence classes. तुल्यता संबंध R A को परस्पर असंयुक्त समुच्चयों AI में विभाजित कर देता है, जिन्हें A का विभाजन कहते हैं, और जो निम्नलिखित प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हैं। समस्त I के लिए AI के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित होते हैं। AI का कोई भी अवयव AJ के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होता है, जहाँ I is not equal to J. AI union AJ is equal to A and AI intersection AJ is equal to phi, where I is not equal to J. उप समुच्चय AI तुल्यता वर्ग कहलाते हैं। अब ये सब क्या मैंने इतनी रामायण पढ़ी वो आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। सुन तो लिया आपने। एग्जाम्पल 5 बच्चों आपको बुक में दिया है, उससे हम इसको समझा रहे हैं। Show that the relation R in the set Z of integers given by R equals AB 2 divides A minus B is an equivalence relation. Also find its equivalence classes. सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में R is equal to AB संख्या 2A minus B को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता वर्ग भी ज्ञात कीजिए। देखो, आपको जो रिलेशन दिया है, आपको जो सेट दिया है, वो क्या दिया है बच्चों? Z। आपको पता है ना, n मतलब क्या? n मतलब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, नेचुरल नंबर्स का सेट। Z पॉजिटिव, Z प्लस लिखा हो ना तो पूर्णांक, कौन से? धन पूर्णांक। धन पूर्णांक में कौन कौन आ जाएंगे? 0 1 2 3 अनंत तक जाएंगे। Z प्लस में 0 भी आ जाएगा, ठीक है। और अगर केवल Z बोल दूं तो पूर्णांक यानी इंटीजर, तो नेगेटिव इन्फिनिटी से शुरू होंगे, -3 -2 -1 0 1 2 और ये अनंत तक जाएंगे। इसके बाद रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, परिमेय अपरिमेय के बाद आपको मिलता है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। तो उसमें कौन कौन सी होती हैं? रैशनल यानी कि परिमेय और इरेशनल। अगर ये सब समझना हो तो मेरा 9th क्लास का वीडियो देख लेना, वैसे 11th के बच्चों को इतना आता है। तो आपको जो सेट दिया है ना वो Z है, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय, और उसमें शर्त क्या लगाई है कि A माइनस बी 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये चलिए ठीक है, तो पहले मैं Z लिख लूँ यहाँ पर साफ सुथरा सा, थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं
-3 से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और अनंत तक, यहाँ नेगेटिव इन्फिनिटी से, ठीक। तो हमारी रिलेशन क्या है? रिलेशन है बेटा कि एक्स वाई सच दैट ए बी बोला है, ए बी, चलो ए बी, ठीक है। और दिया क्या है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, विभाज्य है। ऐसे नहीं लिखना, वैसे ही लिखना विभाज्य है या डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, थोड़ा ठीक से लिख लेना। चलिए अब इसको चेक करते हैं, सेट के बनाते हैं। पहले तो रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। मैंने कहाँ से शुरू किया? इधर से तो बहुत सारे आएंगे। -3 से शुरू करें। देखो -3 का किससे डिफरेंस करूं कि वो 2 से डिविजिबल हो? किसी भी ऑड नंबर से, -1 से, -3 का 1 से, -3 का 3 से, -3 का 5 से, ठीक। -3 के बाद आ जाओ -2, -2 का किससे ले सकती हूँ मैं? 0 से। इसके बाद -2 का हम ले सकते हैं +2 से, -2 का ले सकते हैं हम 4 से, -2 का हम ले सकते हैं 6 से, एंड सो ऑन। फिर आप आ जाओ -1, -1 का किसके साथ जाएगा? इस तरफ चलते हैं, ठीक है। एक तो 1 के साथ, फिर -1 का 3 के साथ। आपको समझ में आ रहा है? हमको ये बताना है कि दो नंबरों का अंतर 2 से विभाज्य है, तो विषम और विषम का अंतर सम होगा, और सम का अंतर सम होगा, यानी कि ऑड और ऑड का डिफरेंस इवन होगा, और इवन का डिफरेंस भी इवन होगा। एक ऑड और एक इवन लोगे तो नहीं होगा। ये हो गया। इसके बाद अब 0 पे आ जाओ। 0 का किसके साथ चलेगा? 0, 2, फिर 0, 4, फिर 0, 6 एंड सो ऑन। इसके बाद आप 1 पर आ जाइए। 1 का किसके साथ? 1, 3, 1, 5, 1, 7 एंड सो ऑन। 2 का ले लो। 2 का किसके साथ चलेगा? 2, 2, 2, 4, 2, 6 एंड सो ऑन। ओके, समझे? तो मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं, इस टाइप से मुझे और आपको मिलेंगे। चलिए अब चेक करते हैं सबसे पहले कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। फर्स्ट टेस्ट होता है रिफ्लेक्सिविटी। तो देखो 2 का 2 के साथ आएगा, 3 का 3 के साथ भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? मुझे साथ में भी लेना चाहिए। ये होगा -2 का -2 के साथ, यहाँ पर -3 का -3 खुद के साथ से तो शुरुआत करनी चाहिए थी ना। तो -1 का -1 के साथ, क्योंकि डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0, और 0 तो 2 से डिविजिबल होता है, तो खुद के साथ खुद का भी मुझे रख लेना चाहिए था। 1, 1, फिर ये 2, 2 तो मैंने लिया, लेकिन आगे पीछे नहीं लिया। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है। सेकेंड होता है सिमेट्रिक। होगा, अगर 1, 3 का डिफरेंस 2 से डिविजिबल है, 1 -3 कितना आता है? -2। -2 को 2 से भाग दे सकते हो। अगर इसका उल्टा कर दिए जाए 3, 1, तो 3, 1 का अंतर कितना आता है? 2। 2 भी 2 से डिविजिबल है, यानी कि ये सिमेट्रिक भी होगा। ये मैं बहुत रफ में बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम्पल है ना, बुक में पूरा दिया है। तीसरा केस बच्चों ट्रांजिटिव है। अब ट्रांजिटिव का केस देखो, आपने पहले लिया ए, कोई भी एक नंबर ए लिया, और उसका डिफरेंस बी से देखा तो वो 2 से डिविजिबल है, यानी कि 2 का गुणक है। ऐसे ले लो, 2d ले लिया, गुणक है 2 का, क्योंकि a माइनस बी 2 से विभाज्य है, तो मैं उसको 2d लिख सकती हूँ। फिर ट्रांजिटिविटी चेक हो रही है, संक्रामकता, तो a का b से हो गया। अब b का लेंगे हम c से, तो ये भी वो होगा, क्या होगा? 2 से विभाज्य। इसको आप d लिया है तो इसको g ले लो, कुछ और ले लो। अब मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूँ, जोड़ रही हूँ, ठीक। तो जोड़ने से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? a माइनस सी, यहाँ से क्या आ जाएगा? 2d माइनस 2g। ओके, 2 कॉमन, अंदर क्या रह गया? d माइनस जी, यानी कि a माइनस सी भी 2 का गुणांक ही आया। गॉट इट? आ गई बात समझ में कि a का b से डिफरेंस 2 से विभाज्य है, b का c से है, तो a का भी c से आ गया। इसका मतलब यस, ये ट्रांजिटिव भी है। तो इसमें रिफ्लेक्शन भी है, सिमेट्री भी है, और ट्रांजिटिविटी भी है। तो ये कौन सा रिलेशन है? ये तुल्यता संबंध है, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर? अब हम आते हैं इक्विवेलेंस क्लास पर, क्योंकि क्लास तभी निकलेगी जब रिलेशन इक्विवेलेंस होगा। तो क्लास में क्या होगा? जैसे कि मैंने अभी जो सेट बनाया उसमें लिया था, तो उसमें फर्स्ट एलिमेंट अगर ऑड था तो सेकंड भी मुझे ऑड लेना पड़ा।
है ना। अगर फर्स्ट एलिमेंट इवन था तो मुझे सेकंड भी इवन लेना पड़ा, यानी ऑड का संबंध ऑड के साथ बना, इवन का संबंध इवन के साथ बना। तो अगर मैं यहाँ पर पहले पहले एलिमेंट का सेट बना लूँ तो पहले ऑड वाला ले लूँ, यहाँ से ले लो काफ़ी सारे, फिर लिया मैंने -3, फिर मुझे लेना पड़ा था -1, फिर सीधे 1, फिर 3, ऐसे। ठीक। और अगर मैं दूसरा एक सेट बनाऊं जिसमें मैंने इवन वाले लिए थे, तो वो क्या लिए थे, -2, फिर मैंने लिया था 0, फिर मैंने लिया था 2, फिर लिया था 4 एंड सो ऑन। तो ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स आपस में बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। -3 चाहे कि मैं 2 से डिफरेंस ले लूँ और डिविजिबल बाय 2 बन जाऊँ तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर मैं उसके रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट इसको लेकर सेट्स बना दूं तो मुझे मिल जाती हैं इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, यानी कि तुल्यता वर्ग, इसको हम तुल्यता वर्ग कहते हैं। और इनकी खास बात पता है क्या होती है कि अगर आप इनका यूनियन ले लोगे, ठीक है ना, A1 यूनियन A2, तो आपको आपका पूरा का पूरा U वापस मिल जाएगा जिस सेट से आपने शुरुआत करी थी। अगर सेट A था आपका तो सेट A आपको वापस मिल जाएगा। और A1 इंटरसेक्शन A2 में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी इनका सर्वनिष्ठ, इनका इंटरसेक्शन विल बी एम्प्टी, एक रिक्त समुच्चय होगा। तो अब ये डेफिनेशन है, ये मैंने आपको पढ़कर बता दी थी, इसको आप अच्छे से बुक में देख लेना। हालांकि कुछ खास यूज इसका नहीं है। और इसको लिखते कैसे हैं, अगर आपका एक सेट ए से शुरू हो रहा है, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया, आपका एक सेट जो है वो -3 से शुरू हो रहा था। हालांकि इन्फिनिटी वाला मैंने गलत ले लिया, मुझे ऐसा लगता है कि इनको यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स की जगह सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स देना चाहिए था, थोड़ा इजी हो जाता है ना। 1 0 से तो शुरू कर सकते हैं ना, अब नेगेटिव इन्फिनिटी से हम शुरू कर रहे हैं तो कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, पॉजिटिव बोल देते तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है ना। तो क्या होता है कि जो आपकी क्लास जिस नंबर से शुरू हो रही होती है वो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे कि अगर आपकी क्लास 0 से शुरू हो रही है तो इस क्लास को लिखेंगे ऐसे, और अगर दूसरी वाली क्लास आपकी 1 से शुरू हो रही है तो इसको लिखेंगे ऐसे। पहले वाले को लिख लेते हैं, वैसे तो आप किसी को भी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि इसके एलिमेंट्स अलग हैं, इसके एलिमेंट्स ही अलग हैं, उनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो कोई भी ले सकते हो, लेकिन लेते हैं स्मॉलेस्ट को जहाँ से वो सेट शुरू हो रहा है। और ये ज़रूर इन्होंने सोचा नहीं होगा कि इक्विवेलेंस क्लास भी पूछनी है, तो इन्होंने दे दिया पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये पूछ सकते हैं। ठीक, मुझे लिख लेना चाहिए था कि अगर ये z पॉजिटिव हो तो तुल्यता वर्ग भी ज्ञात कीजिए। चलिए छोड़िए, हुआ जो हुआ। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.1 पर। मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो ही गए होंगे, थोड़ा एक प्रैक्टिस और कर लें क्या, बुक में ही है। चलिए अच्छा छोड़िए, यहीं से लेते हैं 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममेय तथा संक्रामक है। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। पहला, समुच्चय A 1 2 3 4 अप टू 13 14 में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R(xy) such that 3x minus y equals 0. Relation R in the set this defined as this. तो अब हमें चेक करना है, हमको जो सेट दिया है वो है, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मैं बहुत धीरे धीरे कर रही हूँ, इसके आगे मैं थोड़े फास्ट भी कर सकती हूँ, फर्स्ट है ना इसलिए थोड़ा स्लोली। 13 and 14 ये है, सो इट्स द सेट ए। नाउ आर कैसा है, आर है आपका एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए टेस्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहला है टेस्ट, पहले तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा जाए। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3x माइनस वाई इक्वल्स 0। तो x के प्लेस पर, डोमेन हमारा ये पूरा डोमेन है, तो x के प्लेस पर लिखा 1, तो 3 1 3, या इसको ऐसे करो थोड़ा सिंपल लगेगा, y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, अगर आप x को 1 देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा 3। अगर x को 2 देते हो तो आपको मिल जाएगा 6, अगर x को 3 देते हो तो मिल जाएगा 9, अगर 4 देते हो तो मिल जाएगा 12। दैट्स ऑल। देने के लिए तो आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन आउटपुट तो भैया 14 के आगे जाने ही नहीं वाला है ना, तो 12 तक। ये आपका हो गया रिलेशन
ठीक है, रेडी। अब हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं बता सकते हैं। रिफ्लेक्सिविटी कहीं दिख रही है आपको? सवाल ही नहीं उठता। 1 3 1 1 तो है ही नहीं, 2 2 है ही नहीं, 3 3 है ही नहीं, तो रिफ्लेक्सिविटी नहीं है। इसके बाद आ जाइए सिमेट्री। सिमेट्री है, सिमेट्री है क्या? 1 3 3 1 नहीं है, सिमेट्री भी नहीं है। ओके, अब आ जाइए ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी 1 3 3 9, तो 1 9 है क्या? नहीं है। देखो 1 3 3 9, लेकिन 1 9 इज नॉट देयर, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये रिलेशन तो यूजलेस रहा, ठीक है ना। अब बाकी के क्वेश्चंस मैं प्रॉपरली सॉल्व करती हूँ आपके लिए, और मिलते हैं बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाउ लिसन बेटा, आई हैव डन माय जॉब। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r जो है ना वो इस प्रकार से परिभाषित है, एक्स वाई, वाई इक्वल्स एक्स प्लस 5 तथा x 4 से छोटा भी होना चाहिए द्वारा परिभाषित संबंध r है। रिलेशन r इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज r इक्वल्स एक्स वाई, वाई इक्वल्स एक्स प्लस 5 एंड x शुड बी लेस देन 4। तो आपका जो मेन सेट है वो कौन सा है? n, यानी नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं। जो रिलेशन सेट है वो बच्चों ये है, और ये उसका रिस्ट्रिक्शन है, 4 से ज़्यादा x आप नहीं ले सकते। तो आप इसको अपने रोस्टर फॉर्म में लिखो पहले तो 4 से छोटा और नेचुरल 1 2 3 तीन ही होंगे, है ना। 1 पुट किया तो y मिल गया 6, 2 रखा तो y मिल गया 7, 3 रखने से मिल गया 8। तो बच्चों केवल 3 एलिमेंट्स अपने जो रिलेशन सेट है उसमें आ पाए। अब हम चेक करते हैं। Since no element in R related to itself, R में कोई भी अवयव स्वयं से संबंध नहीं रखता। 1 6 अलग अलग है, 1 1 नहीं है, है ना। तो इसका मतलब कोई भी ए R में नहीं है। R is not reflexive, R स्वतुल्य नहीं है। ओके, बहुत धीरे धीरे समझा रही हूँ, लिखने से जो टाइम बचा है वो समझाने में यूज हो रहा है। दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं है। क्यों? बिकॉज 1 6 तो है बट 6 1 नहीं है। यह सममित संबंध नहीं है क्योंकि 1 6 तो है आर में परंतु 6 1 नहीं है। थर्ड है, दिस रिलेशन विल बी कंसिडर्ड एज ट्रांस। बड़ी अजीब सी बात है कि ट्रांजिटिव हो सकता है। देखो कैसे, बिकॉज देयर इज नो एलिमेंट इन आर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 6 7 8। चेकिंग के लिए गुंजाइश ही नहीं बची है ना। कोई भी एलिमेंट देखो जो 6 पे एंड हो रहा है लेकिन 6 से स्टार्ट नहीं हो रहा, 7 पे एंड हो रहा है लेकिन 7 से स्टार्ट तो नहीं हो रहा ना, 8 पर एंड हो रहा है लेकिन 8 से स्टार्ट तो नहीं हो रहा। तो चेकिंग यानी हम किस पर उसको टेस्ट करें, टेस्टिंग होनी पॉसिबल ही नहीं है। यह संबंध संक्रामक माना जाएगा क्योंकि आर में कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो से 6 7 तथा 8 से शुरू होता हो। दिस रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। यह संबंध न तो स्वतुल्य है न सममित परंतु संक्रामक है। पार्ट 3, हियर इज पार्ट 3। समुच्चय ए, इसमें आपको सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 में आर एक्स वाई ऐसे ऐसे परिभाषित है कि y भाज्य है x से द्वारा परिभाषित संबंध R है। रिलेशन R इन द सेट A 1 2 3 4 5 6 as R is equal to xy such that y is divisible by x, y x से विभाज्य है। ओके, तो ये रहा आपका सेट 1 2 3 4 5 6। ओके, ये आपका पैटर्न। नाउ देखो, सबसे पहले हमने लिया 1, 1 स्वयं से विभाज्य है, यस। 2 2 से विभाज्य है, 3 3 से विभाज्य है, 4 4 से, 5 5 से, 6 6 से डिविजिबल है। अब आ जाओ 1 से स्टार्ट करते हैं। आगे के सारे नंबर 1 से डिविजिबल तो है ही। y इज डिविजिबल बाय x, यानी कि सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड होना चाहिए। तो 1 से तो बच्चों सभी डिवाइड हो जाएंगे। तो 1 1 के अलावा 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 सब आ जाएंगे। अब आ जाइए 2 पर। 2 से कौन डिवाइड होगा? केवल 4 और 6, तो 2 4 2 6। ओके,
3 से कौन किसको भाग जाएगा? 6 को। 3 6। ओके। 4 से कोई डिविजिबल नहीं है, 5 से भी कोई डिविजिबल नहीं है, 6 से है तो वो आ चुका है। नाउ सिंस ए बिलोंग्स टू आर, मतलब फॉर ऑल ए, यहाँ भी लिख दो सभी ए के लिए। ये फॉर ऑल का साइन होता है बेटा, ये फॉर ऑल यानी सभी ए के लिए ये सत्य है, तो अतः यह स्वतुल्य है। ठीक, प्रत्येक यहाँ तो लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, ठीक है। नाउ फॉर की तरह मैं प्रत्येक लिख तो दिया था, जरूरत ही नहीं है। नाउ दूसरी चीज सिमेट्रिक पर आ जाओ कि अगर 1 2 से डिविजिबल है, सॉरी 2 अगर 1 से डिविजिबल है तो क्या 1 2 से डिविजिबल हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो 1 2 अगर आर में है तो 2 1 का होना असंभव है, अतः यह सिमेट्रिक तो नहीं हुआ। अब आते हैं ट्रांजिटिविटी चेक करने पर। देखो ए बी बिलोंग्स टू आर and BC belongs to R, then AC belongs to R. तो this relation is transitive for all ABC in R. यह संबंध संक्रामक है। अब जरा चेक करें बच्चों, देखो यहाँ से शुरू करते हैं 1 2, ओके 1 2 तो फिर 2 4 तो 1 4 है, 1 2 तो फिर 2 6 तो फिर 1 6 होना चाहिए, वो भी है, हो गया इसका काम पूरा। 1 3 पर आ जाओ, 1 3 3 6 तो 1 6 होना चाहिए, वो भी है, तो सभी के लिए ये ट्रू हो रहा है, तो इसका मतलब ये है ट्रांजिटिव है। तो ये जो आर है बच्चों ये स्वतुल्य है तथा संक्रामक है, परंतु सम्मित नहीं है। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ओके, नाउ पार्ट 4, हियर इज पार्ट 4। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में ये ऐसे परिभाषित है कि दो पूर्णांकों का अंतर पहले वाले को दूसरे वाले को पहले वाले से जब हम माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो पूर्णांक ही होगा। रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो सिंपल है ये, तो मतलब आप खुद भी कर सकते हो। तो बेटा मैंने पहले z सेट लिखा, जिस पर हमारा रिलेशन बनेगा पहले वो लिखा, इसके बाद रिलेशन की परिभाषा लिखी कि हमको डिफाइन कैसे किया है। अब चेक करते हैं, मैंने x को x में से घटा दिया तो 0 मिला, तो 0 क्या है? इंटीजर है कि नहीं है ना। इसका मतलब जितने भी इंटीजर्स इसमें हैं सब अपने आप से रिलेटेड हैं, क्योंकि डिफरेंस 0 आएगा और 0 तो z होता है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरा है x minus y will also be an integer and y minus x will also be an integer, यानी x को y से घटा दो, मैं बोलने में उल्टा बोल देती हूँ, y को x में से घटा दो तो जो आएगा वो पूर्णांक होगा, है ना, और x को y में से घटाने से जो आएगा वो भी एक पूर्णांक होगा। सेम पूर्णांक होने को नहीं बोला है, बस एक पूर्णांक होना चाहिए, तो पूर्णांक तो होगा ना, पॉजिटिव होगा चाहे नेगेटिव। तो इसका मतलब अगर एक्स वाई आर में है तो वाई एक्स भी हमें आर में मिल रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक है। ओके, नाउ पार्ट 3, इसमें क्या है कि अगर x माइनस वाई एक इंटीजर है और अगर y माइनस जेड भी एक इंटीजर है, अगर मैं इंटीजर और इंटीजर को जोड़ दूं, x माइनस वाई और y माइनस जेड दोनों इंटीजर आ रहे हैं ना, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया बेटा, यानी इंटीजर प्लस इंटीजर कर दिया, तो ऐसा करने से जो x माइनस जेड आएगा वो भी तो एक इंटीजर होगा। ये तो आप जानते हो ना, पूर्णांक प्लस पूर्णांक बराबर पूर्णांक, है ना, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। तो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि ये एक तुल्यता संबंध बन गया, हालांकि इन्होंने बोला नहीं है, हमने बता दिया। ठीक, नाउ पार्ट 5 बड़ा मजेदार है, मुझे लगता है ये पहले देना चाहिए था। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। अब देखो, सबसे पहले तो आर क्या है, आर आपको निकालना है ए से ए पर, और ए क्या है, ए इज द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। ए किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय है। अब ये जो आर है ये डिफरेंट होंगे, 4-5 प्रकार के दिए हैं, और सेट आपको यही वाला मानना है, यही वाला रखना है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले पार्ट ए,
x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। देखते ही कोई भी बोल देगा कि ये तो तीनों टेस्ट पास कर लेगा। देखो x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। क्यों? क्योंकि मैं खुद अपने साथ उसी जगह पर जा रहा हूँ। समझे कि नहीं? तो ये रिफ्लेक्सिव है। ओके, यानी मोहन अगर वहां जा रहा है तो मोहन वहां जा रहा है, यानी मोहन जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब स्वयं का स्वयं के साथ संबंध पॉसिबल है। नाउ सेकंड इज, अगर x और y जा रहे हैं एक ही जगह पर, तो इसका मतलब y और x भी तो एक ही जगह पर जा रहे हैं ना। घुमा के भी बात कर सकते हो, मोहन और सोहन, सोहन और मोहन, बात तो वही है। तो बिकॉज दे बोथ वर्क एट सेम प्लेस आर इज सिमेट्रिक। हिंदी में भी लिख लेना, भूल गए हम लिखना। अब आ जाओ तीसरे टेस्ट पर, ट्रांजिटिविटी। अगर x और y एक ही जगह पर है, y और z एक ही जगह पर यानी उसी जगह पर है, इसका मतलब x और z भी एक ही यानी उसी जगह पर होंगे, काम करते होंगे। x और y एक स्थान पर कार्य करते हैं, y और z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, अतः यह कहना सही होगा कि x व z भी एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। It implies x and z are also working at same place. Okay? तीनों हो गए, ट्रांजिटिव हो गया ये, यानी यह भी एक तुल्यता संबंध साबित हुआ। अब आ जाओ पार्ट बी। x एंड y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो ये भी चलेगा, ये भी तीनों ही आएंगे, है ना। सेम एज पार्ट ए करके बच्चों मैंने छोड़ दिया। अब आ जाओ पार्ट सी। एक्स वाई इस प्रकार से है कि x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। एक्स वाई इस प्रकार है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। इसको टेस्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। मैं खुद से 7 सेंटीमीटर लंबी हो सकती हूँ? पॉसिबल ही नहीं है। तो नो बडी कैन बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। लड़कियां बुरा मान जाती हैं कि आप केवल हिमसेल्फ लिख रहे हो, लंबा नहीं हो सकता। ठीक है, तो x डज नॉट बिलोंग टू r। इसका मतलब r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यह स्वतुल्य नहीं है। सेकेंड पार्ट पर आइए। अब देखो, यदि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y का x से 7 सेंटीमीटर लंबा होना असंभव है। अगर राजू रोहित से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो रोहित राजू से कैसे हो सकता है भाई? वो तो छोटा होगा ना, 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे होगा? तो इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू ए देन वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक, यह सममित नहीं है। अब ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा, एक्स इक्वल्स वाई प्लस 7। अगर वाई जेड बिलोंग्स टू आर तो वाई इक्वल्स जेड प्लस 7, है ना। तो अब इन दोनों को ऐड कर दिया, एक्स प्लस वाई मुझे यहाँ से मिल गया, यहाँ से मिलेगा वाई प्लस 7 और जेड प्लस 7, तो वाई प्लस जेड प्लस 14। ओके, वाई से वाई हुआ कैंसिल, तो x और z में क्या रिलेशन आ गया? x तो 14 सेंटीमीटर लंबा हो गया z से, तो ये रिलेशन इसमें नहीं फुलफिल हो रहा है। सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये संक्रामक भी नहीं है। तीनों ही कंडीशंस ये फेल कर गया। नाउ नेक्स्ट इज डी। x y की पत्नी है, x इज वाइफ ऑफ y, है ना। फनी, वन कैन नॉट बी वाइफ ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ। एक व्यक्ति स्वयं की पत्नी हो सकता है क्या? मैं स्वयं की पत्नी हो सकती हूँ क्या? नहीं ना, तो फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। If x is the wife of y, then y cannot be the wife of x. अगर x y की वाइफ है तो y तो x का हस्बैंड हुआ भाई, समझे कि नहीं? उसकी वाइफ कैसे हो सकता है? तो ये तो बेकार हो गया, यानी कि सिमेट्रिक भी नहीं है। अब आ जाओ ट्रांजिटिविटी के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, देखना ज़रा ध्यान से। इसमें जैसे कि मैंने लिया ए बी, यानी फर्स्ट वाली लेडी है, फीमेल है, दूसरा वाला मेल है, क्योंकि फर्स्ट वाली दूसरे वाले की वाइफ है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर सोचूं कि मैं बी सी ले लूँ तो बेवकूफ़ी है कि नहीं? ये तो मेल है ना, तो यहाँ इसके लिए मैं टेस्टिंग भी कैसे कर सकती हूँ?
आप मेरी बात को समझे। ट्रांजिटिविटी तो तभी होगी ना जब एक जहाँ पर एंड हो रहा है दूसरा वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर एफ एम है तो ये एम है, ये एम यहाँ नहीं आ सकता, ठीक, यानी मेरे पास टेस्टिंग की गुंजाइश ही नहीं है। ओके, तो लिखेंगे कैसे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ आर विल स्टार्ट फ्रॉम फीमेल, ओके, और अ वुमेन और अ लेडी. So there is no test for transitivity possible. Okay, no test possible for transitivity. R का प्रत्येक अवयव एक महिला से शुरू होगा, अतः संक्रामकता की जांच संभव नहीं है. तो if XY belongs to R, then YZ ही नहीं आ रहा है R में, तो टेस्ट होगा कैसे, इट इज ट्रांजिटिव. इसको हम क्लीन चिट दे देंगे कि हाँ भाई तुम ट्रांजिटिव हो. ओके, now next is last part of this question and of this video. x y के पिता है. x is the father of y. Listen, x y के अगर पिता हैं, ठीक, तो कोई भी व्यक्ति स्वयं का पिता तो हो नहीं सकता. Nobody can be his own father, है ना. तो x तो आएगा नहीं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. अब आ जाओ, अगर x y का पिता है तो क्या y x का पिता हो सकता है ना, फुलिश बात. तो if x is the father of y then y cannot be the father of y. So if xy belongs to r then yx does not belong to R. So R is not symmetric, R सममित नहीं है. अब देखें ट्रांजिटिविटी है कि नहीं, वो तो वहां पे तो क्लीन चिट मिल गई थी. यहाँ पर देखते हैं, यहाँ तो सब मेल है ना. तो x इज द फादर ऑफ y, x y का पिता है ना. अगर मैं y z को ले लूँ r के अंदर तो y इज द फादर ऑफ z, यानी y z का पिता है, ठीक. परंतु x z संभव नहीं है. क्यों संभव नहीं है, क्योंकि x z का पिता नहीं बल्कि दादा होगा, समझे ना. x पिता है y का, y पिता है z का, तो x z का कौन लगा, यानी दादाजी लगे ना, समझे कि नहीं. एक्स वाई के फादर है, वाई जेड का फादर है, तो एक्स तो जेड के दादाजी हुए, तो फादर तो नहीं हुए. तो एक्स जेड इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एक्स विल नॉट बी द फादर ऑफ जेड, ही विल बी ग्रैंड फादर. ब्रैकेट में लिख लो कि हमें याद रहे कि क्यों नहीं है, क्योंकि हम जब आगे बढ़ जाते हैं पिछला भूल जाते हैं कई बार, है ना. सो इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, yz belongs to R, it implies xy does not belong to R. अतः ये संक्रामक नहीं है, it is not transitive, यानी ये तीनों ही टेस्ट फेल कर गया, कुछ भी नहीं है. ठीक है बच्चों, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए. जय हिंद.